पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज वीडियो रिवीजन में क्लास नंबर 1 हम लोग करेंगे हिस्ट्री में, इतिहास के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, भारत देश के विभिन्न नाम कैसे कैसे पढ़े, विभिन्न वंश और उनकी राजधानी, उनके फाउंडर्स। ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देश, भारत के भौतिक भूगोल के तथ्य यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। राज्य व्यवस्था में आज बहुत बेसिक, भारत के संविधान का विकास, संविधान के भाग। इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के प्रकार, उनके फीचर्स। और पर्यावरण में पर्यावरण एज अ होल और पर्यावरण के करेक्टरिस्टिक्स, और उससे जो क्वेश्चन आए हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने लिए हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीपीएससी में अब तक, और आगे जो संभावित क्वेश्चन है उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इतिहास के स्रोत पर बात करेंगे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करें, साहित्यिक स्रोतों की, धार्मिक स्रोतों की, सारे महत्वपूर्ण जो स्रोत होते हैं इनके माध्यम से हम इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का यानी मिडिवल हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टडी करते हैं। इससे संबंधित फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करें तो धार्मिक ग्रंथ हो गए, जैसे कि रामायण महाभारत हो गया, जैसे बौद्ध साहित्य हो गया, बौद्ध धर्म संबंधित साहित्य हो गया, थेरी गाथा वगैरह हो गया, त्रिपिटक हो गए यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सूत्र ग्रंथ हो गए जैनिज्म संबंधित। ठीक है, लौकिक ग्रंथ हो गए जो संतों द्वारा लिखे गए हैं, कुछ जो है राजाओं के जो कवि वगैरह होते थे उनके द्वारा जो लौकिक ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ नाटक लिखे गए, जैसे कालिदास के कई सारे नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह है, और देवी चंद्रगुप्तम नाटक हो गया, मुद्र राक्षस के नाटक हो गए, मतलब विशाख दत्त कृत मुद्र राक्षस हो गया। इन सब में बेसिकली फैक्ट्स पूछे जाते हैं, कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है। ऐसे ही ज्यादातर लिस्ट वाले क्वेश्चन यूपीपीएससी आपसे बनाता है। लिस्ट 1 में ऑथर का नाम होता है, लिस्ट 2 में बुक का नाम होता है, उस तरीके से आपको करना पड़ता है। अभी कुछ एग्जाम्पल हम आगे क्लासेस पे आपको देंगे। अभी बेसिक ये समझिए कि धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, और कई बार जो लौकिक ग्रंथ होते हैं उसका अनुवाद होता है, धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद होता है। जैसे कई सारे धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद फिरोज शाह तुगलक काल में हुआ था, और अकबर काल में बेसिकली एक अनुवाद विभाग के द्वारा कई सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया गया था।
रात तरंगिणी जो कल्हड़ ने लिखी थी, इसका बहारुल अस्मार नाम से ट्रांसलेशन हुआ था अकबर के समय में। अगर हम महाभारत की बात करें, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ था रस्मनामा के नाम से, रस्मनामा के नाम से ट्रांसलेशन हुआ था। और किसने किया था? फैजी और बदायूनी ने, फैजी और बदायूनी ने। तो इस तरीके के तथ्य हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों में अभिलेख हो गए, जो है सिक्के हो गए, मृदभांड हो गए, मोहरें हो गई, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य हो गया। इन सभी के कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। अभिलेखों की बात करें और शिलालेखों की अगर बात करें, तो अशोक के शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। करीब 40 मेजर माइनर हमको स्टडी करने पड़ते हैं, और जो मेजर वाले हैं उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 2022 वाला जो पेपर था उसमें पूछा गया था, अगर आपको याद हो, धार्मिक संश्लेषण, धार्मिक संश्लेषण की नीति यानी रिलीजियस सिंथेसिस की नीति अशोक के किस शिलालेख में दी थी? तो शिलालेख नंबर 12 में दी थी, यह आया था 12वें वृहद शिलालेख में, धार्मिक संश्लेषण की नीति। सिक्के, कई सारे शासकों के सिक्के हम लोग स्टडी करते हैं, और खासकर कई बार मेटल पूछ लेते हैं, जैसे पोटीन के सिक्के, पोटीन कॉइन्स और लेड कॉइन्स किस वंश के शासकों ने चलवाए थे? तो सतवाहन शासकों ने, सतवाहन वंश के शासकों ने। मोहरों में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, मूर्तिकला, चित्रकला हम लोग स्टडी करते हैं। स्थापत्य में, स्मारकों में ज्यादातर मिडिवल हिस्ट्री के स्मारकों के बारे में ज्यादा आता है हमारे एग्जाम में। उनकी क्या कला शैली थी, क्या विशेषताएं थी? जैसे पित्रा ड्यूरा टेक्निक, व्हाट इज पित्रा ड्यूरा? सेमी सेमी प्रेशियस स्टोन से जो पच्चीकारी की जाती थी दीवालों में, फूल वगैरह, फ्लोरल डिजाइन बनाई जाती थी, उसको पित्रा ड्यूरा बोलते हैं। पित्रा ड्यूरा किस मेडिवल पीरियड के शासक के समय पॉपुलर हुआ था? पित्रा ड्यूरा में बनाया गया। पित्रा ड्यूरा का पहला एग्जाम्पल कहाँ पर देखने को मिलता है? इत्मादुद्दौला का मकबरा। इस तरीके से हमको स्टडी करना होता है। विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्री किसके समय में आए थे? ठीक है, पहली बात तो वो किस देश से आए थे, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसके बारे में पूछ लेते हैं। भारत के विभिन्न नाम पढ़े थे, 20 प्लस नाम ऐसे मेंशन्ड है अलग अलग कंट्रीज के सोर्सेस में, भारतीय सोर्सेस में, लेकिन हम 3 नामों से कंसर्न रखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहला है भारत। ठीक है, तो इस समय नाम है इंडिया, दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1 भारत के संविधान में मेंशन्ड है, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत जो है, भारत एक्चुअल कनोटेशन हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो खारवेल शासक का है उसमें देखने को मिलता है। खारवेल के बारे में उसमें लिखा गया है किस तरीके से खारवेल ने भारतवर्ष पर विजय प्राप्त की थी। तो भारतवर्ष जो है पहली बार यूज किया गया था भारतवर्ष के लिए, या फिर भारत एज अ कह सकते हैं स्टेट के लिए, जोग्राफिकल यूनिट के लिए। भारतवर्ष प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में भारतवर्ष, और जो है नॉर्मल में हम लोग भारतवर्ष, भारतवर्ष इसको कह सकते हैं। इसका प्रयोग खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है ससानियन वंश के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम हिंदुस्तान का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ था? यह सवाल आपका पूछा गया था। पीसीएस जे का प्रीलिम्स का जीएस पेपर जो था फेब 2023 मंथ में हुआ था, इसमें पूछा गया था कि सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस वंश के शासकों के अभिलेख मिलता है? वैसे हर जगह लिखा रहता है पर्शियन, पर्शियन, ठीक है, लेकिन पर्शियन में भी कौन से वंश के शासक के में देखने को मिलता है? तो ससानियन वंश के शासकों में, शासकों के अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। और ससानियन वंश के लोग कहाँ से थे? ये पर्शियन रूलर थे, फारस से, क्योंकि पर्शियन इन्वेजन ही भारत में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, पर्शियन इन्वेजन जो हुआ था, और जब सिंध रीजन पर कब्जा किया गया था, सिंध कांधार रीजन पर जब फारसी लोगों ने, हकामानी लोगों ने कब्जा किया, ससानियन वंश के शासकों ने, तो अपने अभिलेख में यानी पर्शियन अभिलेख में सिंध और बाकी रीजन को हिंदुस्तान लिखा था। हिंदुस्तान शब्द का पहला प्रयोग देखने को मिलता है ससानियन वंश के शासकों के अभिलेखों में, ना मुगल में, ना मौर्यों में, ना जो है कुषाण वंश के अभिलेखों में। फिर हिंदुस्तान के बाद इंडिया शब्द की अगर हम बात करें, तो इंडिया शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस ने सबसे पहले प्रयोग किया, और फिर ज़्यादातर यूरोपियंस ने, पहले ग्रीक्स ने, फिर जो है यूरोपियन कंपनीज का आगमन जो भारत में हुआ था, उन सभी ने भारत के लिए इंडिया शब्द यूज़ किया। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका लिखी थी, उसमें भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। तो इंडिया शब्द का प्रयोग जो है हेरोडोटस ने सबसे पहले किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानियां। इससे क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा होती है हर एग्जाम में, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। और कई बार अगर ये क्रोनोलॉजी वाइज आप ध्यान कर लेते हैं तो टफ से टफ क्वेश्चन आपका हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला राजवंश जिसने मगध पर जो है राज किया था वो बृहद्रथ वंश था, लेकिन माइथोलॉजिकल सोर्सेस में लिखा है, हिस्टोरिकल सोर्सेस में नहीं लिखा है।
तो हम बृहद्रथ को कई बार कंसीडर नहीं करते हैं। तो हर्यंक वंश को पहला मगध का राजवंश मानते हैं, जिसने मगध पर शासन किया था, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। तो हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार और राजगृह इसने राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश का शिशुनाग फाउंडर, वैशाली को इन्होंने कैपिटल बनाया। नंद वंश में महापद नंद, पाटलिपुत्र को इन्होंने कैपिटल बनाया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मौर्य वंश का उदय होता है, पाटलिपुत्र कैपिटल थी। शुंग वंश का उदय होता है मौर्य वंश के पतन के बाद, ठीक है। मौर्य अंतिम शासक जो बृहद्रथ होता है उसको मार करके शुंग वंश का उदय होता है। शुंग वंश के संस्थापक वासुदेव, सतवाहन वंश के शासक, एक्चुअली कर्ण वंश के शासक यहाँ पर जो है संस्थापक वासुदेव। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग जो है आखिरी अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके, अंतिम मौर्य शासक को मार करके शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, और मौर्य वंश को डायरेक्टली साउथ में किसने सक्सीड किया था? मौर्य वंश को डायरेक्टली साउथ में सक्सीड किया था डेक्कन रीजन में सतवाहनों ने, ये हमने आपको बताया है। तो सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुख, इनकी कैपिटल जो थी ये प्रतिष्ठान थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस, पुरुषपुर या पेशावर इनकी राजधानी थी। गुप्त वंश के श्रीगुप्त, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति, एक्चुअली इनकी कई ब्रांचेस थी, तो यहाँ पर क्लियरली कैपिटल हमने नहीं लिखा है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले कंचनका ये कैपिटल थी, और बाद में कैपिटल थी यहाँ पर कंचनका के बाद नंगार्धन या नंदीवर्धन ये कैपिटल थी अलग शासकों के समय में। उसके बाद वाकाटक वंश का संस्थापक यहाँ पर विंध्य शक्ति, होड़ वंश के संस्थापक मिहिरकुल, सियालकोट इसकी कैपिटल, वर्धन वंश के पुष्यभूति, पांड्य वंश के नेदुचिड़ियन प्रथम, मदुरई इनकी राजधानी थी। चोल वंश के विजयालय, चोल वंश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक संगम काल के चोल हैं और एक मेडिवल चोल्स हैं, तो दो चोल वंश हैं। हम यहाँ पर जिस संस्थापक के बारे में बात कर रहे हैं विजयालय, ये संगम काल के चोलों के संस्थापक हैं। एक्चुअली विजयालय मिडिवल चोल के संस्थापक हैं, कारी काल जो है ये संगम काल चोल के संस्थापक हैं। पल्लव वंश के बारे में बात करें तो सिंह विष्णु संस्थापक और कैपिटल थी कांचीपुरम। पल्लव वंश के बारे में बात करें तो सिंह विष्णु कैपिटल कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग, कैपिटल इनकी मान्यखेत थी या मालखेड़ जिसको कहा गया है। कहीं पर मयूर खिंदी भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। चालुक्य की करीब 3 ब्रांचेस थी, तो कल्याणी के चालुक्य थे या कल्याणपुरम के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य या आंध्र चालुक्य। तो आंध्र चालुक्यों में वेंगी कैपिटल थी, इनके संस्थापक विष्णुवर्धन। बादामी के चालुक्यों में जयसिंह प्रथम यहाँ पर संस्थापक थे, ठीक है। वातापी लिखा रहा है या बादामी लिखा रहा है की बात है। और चालुक्य जो कल्याणी के थे उनके कैपिटल यहाँ पे कालियान या कल्याणपुरम थी, कैपिटल उनके तैलब द्वितीय, मतलब तैलब द्वितीय फाउंडर थे। होयसाल वंश में नृपकम द्वितीय या फिर साल नामक शासक संस्थापक थे, द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। देवगिरी का जो यादव वंश जिसको सेवना वंश भी लिखा जाता है, सेवना यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम थे और कैपिटल देवागिरी थी। काकतीय वंश के संस्थापक बीट राज प्रथम थे और वारंगल कैपिटल थी। कदम वंश में संस्थापक मयूर शर्मन और कैपिटल बनवासी थी। गंग वंश के ब्रजहस्त पंचम यहाँ पे संस्थापक कोवलाल या तालकाड़ राजधानी थी। पाल वंश में गोपाल संस्थापक, मुंगेर इनकी राजधानी थी। सेन वंश ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था बंगाल में, और सामंत सेन संस्थापक थे। कश्मीर के राजवंश कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश थे। वर्मन वंश, पुष्यवर्मन इसके फाउंडर, प्राग ज्योतिषपुर असम रीजन में इसका उदय हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, कैपिटल कन्नौज को बनाया था इन्होंने। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद गाहड़वाल वंश, चंद्रदेव यहाँ पर फाउंडर, राजधानी कन्नौज थी। चौहान या चाहमान वंश, वासुदेव फाउंडर, अजमेर को कैपिटल बनाया था इन्होंने। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, धारा नगरी जो धार जिला प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इन्होंने कैपिटल बनाया था अपनी। फिर चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक, और जो है खजुराहो या महोबा या बुंदेलखंड रीजन इनकी कैपिटल थी। सोलंकी चालुक्य, ये चालुक्य जो कि एक और ब्रांच थी वेस्टर्न चालुक्य, जिनको सोलंकी वंश भी कहा जाता था। तो सोलंकी या वेस्टर्न चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज और अनिलवाड़ इनकी कैपिटल थी। कलचुरी वंश के संस्थापक खोकल और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में इनकी राजधानी थी जबलपुर के पास। गुलाम वंश, फिर ये सल्तनत काल के वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और अलग अलग जो है समय पर शासन किया था। इनकी गुलाम वंश के शासक, खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, सैयद वंश के सारे महत्वपूर्ण शासकों को आगे एक रिवीजन पढ़ेंगे हम लोग, जो जरूरी वाले हैं। संगम वंश में हरिहर बुक्का इसके फाउंडर है। संगम डायनेस्टी के सालू डायनेस्टी के नरसिंह है। तुलुप डायनेस्टी के वीर नरसिंह है और अरबीडू डायनेस्टी के तिरुमाल है। ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। और बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, और आदिल शाही वंश के आदिल शाह, निज़ाम शाही के मलिक अहमद, इनकी कैपिटल जो है अहमदनगर थी। आदिल शाही वंश की कैपिटल बीजापुर और बहमनी की कैपिटल यहाँ पर गुलबर्गा या बीदर थी।
इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, और कैपिटल यहाँ पे बरार थी। कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा थी। फरीद शाही वंश की राजधानी यहाँ पे बीदर थी। और शर्की वंश की राजधानी जौनपुर थी। मलिक सरवर इसके फाउंडर। और मुगल वंश के बारे में बात करें तो बाबर ने इसकी मतलब स्थापना की थी भारत में। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी महाराज, रायगढ़ इनकी राजधानी, और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना असफ जाह प्रथम या निजामुल मुल्क ने की थी हैदराबाद में। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारे महत्वपूर्ण वंशों को हम लोगों ने देखा। ये इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। खाली नाम थे तो ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसलेशन का उतना महत्व है नहीं। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा वंश संस्थापक सही सुमिलित नहीं है? तो सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू सही। संगम वंश के हरिहर प्रथम, हरिहर और बुक्का दोनों थे, हरिहर प्रथम को आप मान सकते हैं। फिर अरविडू वंश के तुरुमाल थे, लेकिन तुलुप वंश के कृष्णदेव राय नहीं थे, वीर नरसिंह यहाँ पर संस्थापक थे। यहाँ पर कृष्णदेव राय दिया हुआ तो ये गलत है। ठीक, इसके बाद शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत में शासन किया था? तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने शासन किया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 80 यहाँ पर सही हो जाएगा, कर्ण डायनेस्टी। विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन साउथ इंडिया? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश का उदय हुआ था, वो कौन थे? सतवाहन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही, सतवाहन। सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? तो सतवाहन वंश का जो मतलब कह सकते हैं फाउंडर था सिमुक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 जैसे हमने कहा राजधानी मिलाने को आ सकता है। पल्लव वंश की राजधानी आपने पढ़ा, जैसे पल्लव वंश की कैपिटल क्या थी? मदुरई या मदुरा थी। उसके बाद पांड्य वंश की राजधानी यहाँ पे थी, एक्चुअली पल्लव डायनेस्टी की राजधानी कांची थी, पांड्य डायनेस्टी की मदुरई थी। सेवना यादव वंश की राजधानी यहाँ पर देवागिरी थी, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। तो इस तरीके से ये यूपीपीएससी 2019 में आया था क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे। टॉपिक हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, तो कौन कौन से हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम सीमा जो साझा करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये सीमा किससे साझा करते हैं यहाँ पर मैप में थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और फिजिकल फीचर्स को ब्रीफली देखेंगे। कौन कौन से सवाल इन फिजिकल फीचर से बन चुके हैं उनको हम लोग देखेंगे। अफगानिस्तान से हमारा पीओके लगता है खाली, यहाँ पर 106 किलोमीटर दिया है, कहीं कहीं पर 80 किलोमीटर भी दिया रहता है। ठीक है, तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया जा रहा है उससे सही बनिएगा। अफगानिस्तान लद्दाख को टच करता है। बांग्लादेश 5 स्टेट टच करता है, कौन कौन सा है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को बांग्लादेश टच करता है। और जो है त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है हमारा। भूटान के बारे में बात करें तो 4 स्टेट इससे लगते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट भूटान को, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल। चाइना को 4 स्टेट लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख यूटी टच करता है। और म्यांमार के बारे में बात करें 4 स्टेट इससे टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल से हमारे 5 राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। और पाकिस्तान को 3 स्टेट टच करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूटी टच करती हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और श्रीलंका और भारत सेपरेटेड हैं गल्फ ऑफ मन्नार से। मैरीटाइम बाउंड्री हम लोग इनसे शेयर करते हैं। मालदीव, द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन बिलो लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव भी तरीके से इसमें जैसे क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो भूटान से मेघालय की सीमा नहीं लगती। भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है हमने ऊपर देखा। भूटान से टच करते हैं 4 स्टेट, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल यहाँ पे टच करते हैं भूटान से, जैसे ऊपर भी हम देख सकते हैं। भूटान को देखिए कौन कौन टच कर रहा है। सिक्किम टच कर रहा है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, असम टच कर रहा है नीचे, और यहाँ पर साउथ वेस्टर्न साइड में टच कर रहा है वेस्ट बंगाल। इसको जो है मेघालय टच नहीं कर रहा है। मेघालय देखिए नीचे है, मेघालय टच नहीं कर रहा है इसको। तो जैसे क्वेश्चन आया कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो पुलिकाट लेक जो है ये 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है, एक आंध्र प्रदेश है और एक तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जंक्शन पे स्थित है पुलिकाट झील, पुलिकाट लेक। निम्नलिखित में से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो इंटेंसिटी वो कैसे घटती है। तो जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी जो है घटती जाएगी। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने पर इसकी इंटेंसिटी घटेगी। ये यूपीपीएससी 2019 वाले में पूछा गया था। ठीक है, 2021 वाले में पूछा गया था। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट सलाइन लेक भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर लेक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट लैगून लेक,
लार्जेस्ट लैगून लेक इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी आया था इसी पेपर में 21 वाले में। लार्जेस्ट लैगून लेक है चिलिका झील, लेक चिलिका लार्जेस्ट लैगून लेक है, और लार्जेस्ट सलाइन लेक है सांभर झील। ठीक। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का सही क्रम क्या है, ये 2019 वाले में पूछा गया था। तो कई बार एक सिंपल मैप से भी क्वेश्चन हो जाता है, तो आपने देखा तो पहाड़ियों का सही क्रम से पूछा है, इस मैप से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मार्क कर लेते हैं। सतपुड़ा रेंज इधर है, फिर महादेव हिल्स है, फिर यहाँ पर कहीं मैकाल हिल्स है, तो ये ऊपर विंध्य रेंज या फिर मालवा प्लेट्यू इस तरीके से है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर है। छोटा नागपुर प्लेट्यू करीब 5 राज्य शेयर करते हैं, 5 राज्यों में फैला हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओडिशा में है, और बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे नहीं पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। और जो है उत्तर प्रदेश में भी नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसमें लगा सकते थे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 वाले में। सतपुड़ा रेंज पहले, फिर महादेव रेंज, फिर मैकाल रेंज, फिर छोटा नागपुर। इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना था। सबसे पहले सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। मान लीजिए यहाँ पे मैकाल नहीं भी दिख रहा है, तो सतपुड़ा दिख रहा है, महादेव दिख रहा है, छोटा नागपुर। तो सतपुड़ा पहले, फिर महादेव, फिर छोटा नागपुर, ये वाला क्रम होगा। इससे भी आप सही कर सकते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में आते हैं। इजी को क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन तो कराएंगे ही अभी। टफ लेवल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी रिवीजन सीरीज में, और इजी वाले की भी प्रैक्टिस तो होगी ही। आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स अपने एग्जाम में इजी क्वेश्चन कम पूछ रहा है, और जो लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी जो 4 स्टेटमेंट होती है वो इजी क्वेश्चंस की ही स्टेटमेंट होती हैं। आप समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए 4 स्टेटमेंट पूछी यूपीपीएससी ने, और चारों स्टेटमेंट इजी वाली होती हैं। उसमें पूछ लेते हैं कौन सा करेक्ट है, कौन सा नॉट करेक्ट है। तो अगर आपसे पूछें कि कौन सा वो देश है जिसके साथ हम लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो भी आएगा, मतलब उसके हिसाब से आप करिएगा। 4 स्टेटमेंट इजी वाली अगर है तो इजी वाली में ध्यान रखना है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। लार्जेस्ट लैगून लेक क्लियर हो गया, और लार्जेस्ट सलाइन लेक क्लियर हो गया, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया वूलर है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड इन मणिपुर। मणिपुर में कौन सी है, लोकटाक झील, लोकटाक लेक, मणिपुर में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग डिटेल में इन एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। 1765 में हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, तो एक तरीके से एक बड़े मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया में, जो उस समय का इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, उसमें एक अच्छी पैठ ब्रिटिशर्स ने बना ली थी। और लगभग 7 साल बंगाल में डुअल गवर्नमेंट या फिर लुटेरा राज की स्थापना की थी, जिसमें दीवानी राइट्स भी कंपनी के पास थे, और निजामत राइट्स यानी लॉ एंड ऑर्डर भी बंगाल रीजन का कंपनी देख रही थी अपने द्वारा नियुक्त किए गए डेप्यूटी दीवान्स के थ्रू। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो वॉरेन हेस्टिंग के समय आई थी, उसी से ये डुअल गवर्नमेंट बंगाल में खत्म की जाती है। वॉरेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी से जो 7 साल की जो बंगाल में डुअल गवर्नमेंट चली थी उसको अंत किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है, देन चार्टर एक्ट आता है 1793 का, चार्टर एक्ट 1813 का आता है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत 1 लाख रुपए एनुअली इंडियन के एजुकेशन पर खर्च करने के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया था। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आ भी चुका है एग्जाम में। फिर चार्टर एक्ट 1833, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता था, और सबसे मेजर प्रोविजन जो इसका ये था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था। और पहला ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, ये था लॉर्ड बेंटिक। ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर एक्ट 1853 में मेजर फीचर्स था यहाँ पर, जो सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियंस, मतलब भारतीय भी जो सिविल सर्विसेज में एग्जाम में भाग ले सकते थे,
सिविल सर्विसेज को भारतीयों के लिए ओपन किया गया। पहले ऐसा होता था कि केवल रिकमेंडेशंस पर जो सिविल सर्वेंट्स जो है अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन इसको ओपन कर दिया गया था कि भारतीय लोग भी एग्जाम दे करके सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं। इंपीरियल सिविल सर्विसेज इसको कहा जाता था, ICS। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये तो आप जानते ही हैं, 1857 की क्रांति का परिणाम था। तो इसमें ये प्रयास किया गया था कि किसी तरीके से दोबारा ऐसी घटना ना हो। और इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट इसका हमेशा एग्जाम में आता है कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरी सत्ता आ गई थी। इंडियन अफेयर्स को अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली अब हैंडल करने लगा था। गवर्नर जनरल की पोस्ट को वॉइसरॉय के नाम से जाना गया था। पहले वॉइसरॉय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वॉइसरॉय इस तरीके से बनते हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861, फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। पहली बार इसने जो है सेपरेट इलेक्टरेट्स मुस्लिम्स को दिए थे, मुस्लिम लीग के रिकमेंडेशन पर सेपरेट इलेक्टरेट्स। और कई बार इसको कहते हैं कि इसी सेपरेट इलेक्टरेट्स दिए जाने से भारत में विभाजन की नींव पड़ गई थी। सेपरेट इलेक्टरेट्स फॉर मुस्लिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और पहली बार जो इलेक्शन का टर्म है, वेरी अनक्लियर टर्म्स में इलेक्शन टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कह सकते हैं। इलेक्शन इन दो इन वेरी अनक्लियर टर्म्स। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, आखिरी एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया था भारत के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी कह करके रिफ्यूट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया था इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आपको बता दें जो आखिरी इलेक्शंस हुए थे 1945 में, वो हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजन से, ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजन से हुए थे, 1935 के प्रोविजन से 1945 वाले इलेक्शंस नहीं हुए थे। एक इलेक्शन 1923 में हुए थे जिसमें स्वराज पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था। एक 1926 में हुए थे जिसमें पार्टिसिपेट किया था, ये भी इसी एक्ट के माध्यम से हुए थे, ये ध्यान रखना है। 1945 के जनरल इलेक्शंस किस एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत हुए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस के अंतर्गत हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 104 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 104 में। सिटीजनशिप पार्ट नंबर 2 5 से 11 नंबर आर्टिकल में। फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 में। पार्ट और उसमें क्या दिया हुआ है मिलाने के लिए कई बार अनगिनत बार एग्जाम में आ चुका है, आप जानते हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 और 4A में दिया हुआ है। पार्ट 4A में क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है। फिर द यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट ये पार्ट 5 का भाग है। इंडियन जुडिशरी पार्ट 5 में है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 5 में। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में है। जनरल एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब है इसमें। पार्ट नंबर 7 में द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसको डिलीट किया गया था पार्ट 7 को। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया हुआ है। पार्ट 9 में पंचायत के बारे में। आर्टिकल नंबर 243A से 243O तक पंचायतों के बारे में प्रावधान यहाँ पे किया गया है। पार्ट नंबर 9 में पंचायत, पार्ट नंबर 9A में म्यूनसिपैलिटीज, पार्ट नंबर 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट नंबर 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट नंबर 11 में रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट 11 में। लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 से 255 आर्टिकल्स के बीच। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 से 263 के बीच। और फिर फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स 264 से 300A तक। इस तरीके से पार्ट नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स 14 में। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स 14 नंबर में। फिर ट्रिब्यूनल्स जो है 14A में ट्रिब्यूनल्स हैं। 15 में जो है इलेक्शंस हैं। पार्ट नंबर 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। फिर पार्ट नंबर 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर पार्ट नंबर 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है, मिसलेनियस। पार्ट नंबर 19 में। पार्ट नंबर 20 में अमेंडमेंट्स। और पार्ट नंबर 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट नंबर 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो पार्ट नंबर 11 में क्या दिया हुआ? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये आ चुका एग्जाम में, BEO पेपर में आया था 2020 में जो हुआ था उसमें। तो इस तरीके से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा इसको। बाकी आगे आर्टिकल्स भी रिकॉल करवाएंगे आपको, शेड्यूल वगैरह भी जो जरूरी है वो भी रिकॉल कराएंगे आगे की रिवीजन में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इकोनॉमी में, थोड़ी सी इकोनॉमी को चैप्टर हमको स्टडी करना है। मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में।
तो इतना जो डिफरेंस दिया हुआ है, इससे आप काफ़ी कुछ फीचर्स समझ जाएँगे और सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में तो जो आपसे पूछा जाएगा वो इसमें कर सकेंगे। हिंदी में भी चार्ट यहाँ पे बना के हम लाए हैं और इंग्लिश में भी आपके लिए लाए हैं चार्ट बना करके। मिश्रित समाजवादी और जो है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच तुलना या अंतर। सबसे पहले पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। आर्थिक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। जिसके पास कैपिटल है वो आसानी से जो है ट्रेड कर सकता है, तो यहाँ पर फ्रीडम होती है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों की उपस्थिति होती है और सीमित प्रतिस्पर्धा होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन एग्जिस्ट करता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। अच्छा, मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि भारत में किस तरीके की अर्थव्यवस्था है। इंडिया फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमी, और भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को कब अपनाने का काम किया था, तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में, 1948 में। यहीं से जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को अपना लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। भारत को आप मिक्स्ड इकोनॉमी मान करके अज्यूम करिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होते हैं। व्यक्तिगत पहल, यानी कि इसमें जो व्यक्तिगत लोग हैं वो क्या यहाँ पे कर सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति मेन उद्देश्य होता है, जबकि व्यवसायी सीमित लाभ कमा सकते हैं। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में सीमित लाभ कमा सकते हैं और कार्मिकों को दी जाने वाली मजदूरी भी विनियमित की जाती है। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में कोई व्यवसाय कितना कमा सकता है ये सब रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि सरकार टैक्स चार्ज करती है और कई सारे उसके एसेट पर रेगुलेशन भी रखती है। ऐसा नहीं होता, हो सकता कि अंबानी जो है देश के मालिक बन जाएं, सारे टैक्सेस वगैरह उनको देने पड़ते हैं। जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है चाइना वगैरह में, उसमें व्यक्तिगत लाभ की अनुमति नहीं होती है। अभी पूंजी संसाधन के बारे में बात करें तो पूंजी संसाधन कहाँ से आएगा। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्यवसाय के लिए कंपनी के मालिकों द्वारा या व्यवसायों के मालिकों द्वारा पूंजी निवेश की जाती है। लाभ से पूंजी का पुनर्निवेश किया जाता है और विधिक रूप से मूल्यह्रास इसमें होता है, यानी डेप्रिसिएशन होता है। यहाँ पर उनकी जो पूंजी लगाते हैं उसका डेप्रिसिएशन हो सकता है। और जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर कोई निजी इंटरप्राइज है तो पूंजी का मतलब पूंजी कौन लगाएगा, जो अपना इंटरप्राइज स्टैब्लिश करेगा। जबकि जो राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग होते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उसमें जाहिर सी बात है स्टेट अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस होता ही नहीं है। राज्य द्वारा राज्य संरक्षित व्यवसाय को सभी प्रकार के पूंजी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। वही श्रमिकों के बारे में बात करें तो श्रमिक नियोक्ता और व्यवसाय खुद से चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो श्रमिक कहाँ काम करना चाहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में खुद से चुन सकते हैं, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है मतलब प्राइवेट इंटरप्राइजेस को चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे तो उनको गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस के नियम को मानना पड़ता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो श्रमिक यूनियन होते हैं, जो लेबर यूनियन होते हैं, उनको रेगुलेटेड राइट्स दिए जाते हैं। और जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि राज्य नियोक्ता और श्रमिकों के लिए नियम निर्धारित करता है। श्रमिक जो है अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन या लेबर यूनियन नहीं क्रिएट कर सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट का चयन योग्यता के आधार पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और मैनेजमेंट को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों का प्रबंधन राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के प्रबंधक राज्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए उत्तरदायी होगी। और जब प्रबंधक जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टी के सदस्य होते हैं। निर्णय लेने में स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि एक पूरी पार्टी जो तय करती है वही यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, सोशलिस्ट इकोनॉमी में उसको लेना पड़ता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने का अधिकार होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में राज्य के पास कुछ बुनियादी उद्योगों की मोनोपोली होती है, जैसे कुछ चीज़ें, जैसे डिफेंस वगैरह है। आप देखेंगे कि आप कल से तय करें कि मुझे 32 बोर की रिवॉल्वर मैन्युफैक्चर करनी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से राज्य रेगुलेट करेगा और उसके साथ मतलब स्टेट के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप कुछ भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे भारत में कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सरकार ही बना सकती है। जैसे बेसिक, जैसे जो नोट का कागज़ होता है, जो करेंसी नोट का कागज़ होता है, वो सिर्फ सरकार की प्रेस में ही बनता है। आप उसे नहीं बना सकते, ना ही जो है उसको खरीद सकते हैं। राज्य के पास सभी उत्पादक क्षमता का स्वामित्व होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितनी भी कह सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट होती है मेजर, वो सभी राज्य के स्वामित्व में होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। जोखिम धारणा, व्यवसाय का मालिक जोखिम उठाता है, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी में कामगार लोग जोखिम एक तरीके से उठाते हैं, क्योंकि उनकी वेज को टैक्स किया जाता है और राज्य द्वारा संपूर्ण जोखिम उठाया जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। उसके बाद केंद्रीय समस्याओं का निर्धारण
निर्धारण और उनका निपटान कौन करता है? बाजार तंत्र और केंद्रीय नियोजन द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं अगर किसी उद्योग में, तो उसका निपटान किया जाता है। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी समस्या उपजेगी तो जाहिर सी बात है सारा कंट्रोल जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल प्लानिंग यूनिट जो है सारी समस्याओं को देखेगी, उसका निराकरण करेगी। उपभोक्ता संप्रभुता, यानी कंज्यूमर को अपनी पसंद का सामान खरीदने में आज़ादी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम होती है, जबकि कोई भी पसंद नहीं होती है, क्योंकि जो राज्य के इंटरप्राइजेस बनाएंगे वही खरीदना पड़ेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जैसे चाइना वगैरह में। तो ये आपका दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में भी, आप इसको स्टडी कर सकते हैं और सारे एस्पेक्ट इसमें देख लीजिएगा, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं। अब इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड विच एनालाइजेस व्हाट्स viewed as a basic element of economy, including individual agents and markets, their interaction, outcomes of interactions. Individual agents may include, for example, household, firms, buyers, sellers. तो बहुत माइन्यूट लेवल की चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर की जाती हैं। जब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम जैसा है, एज अ सिस्टम वेयर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट सच एज एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल, करेंसी, इन्फ्लेशन, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सबको जो है कंसीडर किया जाता है। जैसे इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ, हिंदी मीडियम में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको देख लीजिए आप। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीज एट इंडिविजुअल लेवल सच एज अ कंज्यूमर, अ फर्म और प्रोड्यूसर, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीज सच एज नेशनल इनकम, टोटल कंजम्पशन, जनरल प्राइस लेवल, ये सब। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक इंडिविजुअल बिहेवियर, the study of individual behavior is important in microeconomics, जबकि study of society and behavior of society as a whole is important. The study of determination of a price of a commodity, ये इसमें करते हैं। The general price level ये study किया जाता है, ठीक है। In the solution of microeconomics problem, the action of price mechanism, the force of demand and supply is crucial, जबकि गवर्नमेंट रोल क्रूशियल होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजंस में। और हमारे यूपीपीसीएस में माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ही आपने देखे होंगे पीवाईक्यू में आते हैं एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन से, जिसको हम आगे की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये है इसमें। तो इकोनॉमी में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, रिवीजन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाएंगे इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले जो बेसिक जो डेफिनेशन है उसी को देख लेते हैं। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट इज बेसिकली व्हाट? टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस, यानी कि जो आसपास आप देख रहे हैं और जो 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 रिसोर्सेज इसके पास हैं। तो रिसोर्सेज और जगह और रिसोर्स, ये दोनों चीज़ जो है इन्वायरमेंट है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आपका कमरा कैसा होगा ये आप क्रिएट कर सकते हैं, कितनी जगह उसमें होगी, कितना सामान होगा, आप अपने अराउंड अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट है अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का। इट इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होंगे, एक स्पेस होगा और टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगा। ये इन्वायरमेंट का यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अगली क्लास में जब इकोसिस्टम स्टडी करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इकोसिस्टम के फीचर्स, ये सब आगे हमको स्टडी करना है। एनसीईआरटी में पिक बना करके दिखाया हुआ है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट और किस तरीके से एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल होता है, इससे क्लियर हो रहा है। तो अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका क्या आ जाता है? लिविंग थिंग्स यानी बायोस्फीयर आ जाता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है बायोस्फीयर और लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जिसको एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं, उसमें मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो पॉलिटिक्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, ये सब आ जाता है। तो जैसे हमारे एग्जाम में आ चुका है कि जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, कल्चरल इन्वायरमेंट हो सकता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, लेकिन कोई भी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है। फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, कल्चरल इन्वायरमेंट हो सकता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, लेकिन कोई भी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है। 2020 के पेपर में ये आया था कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, कि वो इन्वायरमेंट जो मानव गतिविधियों से बदलता है उसको एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। आपसे कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ चुके हैं कि 4 चीज़ें दे देंगे, ठीक है, उसमें दे देंगे, उसमें पूछते हैं कि कौन सा मानव निर्मित इन्वायरमेंट है। तो जैसे चावल का खेत है, चावल का खेत ये मानव निर्मित इन्वायरमेंट है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में आ जाता है कई बार। तो कौन सा नेचुरल इन्वायरमेंट है, कौन सा मानव निर्मित इन्वायरमेंट है, इसके एग्जाम्पल्स आगे क्लास में हम लोग कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। इकोसिस्टम के बेसिक फीचर्स इसमें हम लोग कवर करेंगे।
अब क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपको सॉल्व करने हैं ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन, द कैपिटलिस्ट सिस्टम हेल्प्स इन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका रीजन दिया है कैपिटलिज्म लीड्स टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट, यानी रिच और पुअर। बताइए क्या इसका आंसर होगा। ए और आर दोनों करेक्ट हैं, आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है, या फिर ए और आर दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या फिर ए गलत है, आर सही है। यही हिंदी मीडियम में भी हमने दे दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर आंसर करिए। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। 2 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन बिलो, वन इज लेबल्ड असर्शन रीजन। द टर्म भारतवर्ष मेंशन्ड इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज अ कल्चरल कनोटेशन। पाणिनि अष्टाध्यायी हैज मेंशन्ड भारत एज अ स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप इसको आंसर करिए। ये हिंदी मीडियम में भी दिया है। ठीक है, इसके बाद 2 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, ये भी असर्शन रीजन वाला है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इसका आर दिया हुआ है। पार्लियामेंट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट ओवरटेक द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर इसके बाद हिंदी मीडियम में भी गिवन है, भारत में संविधान की सर्वोच्च सत्ता है, संसद की नहीं। संसद संविधान की उपज मात्र, और ये संविधान के दायरे से बाहर जाकर के काम कर सकता है। फिर एन इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज बट यूजुअली इनकम्पासेस स्पेसिफिक एंड लिमिटेड स्पीशी। ये जब हम इकोसिस्टम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व कराएंगे। एनवायरनमेंट डज नॉट हैव स्पेसिफिक स्पीशी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर है। पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें विशिष्ट और सीमित प्रजातियां शामिल होती हैं। पर्यावरण में विशिष्ट प्रजातियां शामिल नहीं होती हैं। बताइए कौन सा सही है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे साइंस सेक्शन के रिवीजन की। हर एक दिन में आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं यूपी पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें। तो जिसमें सवाल सबसे ज़्यादा आए हैं वही सारे टॉपिक आपको यहाँ पर रिवाइज कराए जाएंगे। हर एक दिन में 2 टॉपिक होंगे, उनके बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीसीएस एग्जाम्स में आए हैं वो होंगे, और लास्ट में आपके लिए एक एमसीक्यू होगा जिसका आंसर आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपके लिए ये सेल्फ असेसमेंट होगा। आपको उसका आंसर कमेंट में बताना होगा। तो जिन भी लोगों का कमेंट एकदम सही होगा उनको हम लोग की तरफ से रिप्लाई मिलेगा तुरंत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो होगा विटामिन से रिलेटेड। क्या क्या फैक्ट इससे रिलेटेड हैं, इससे पीछे क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, और जितने भी हमारे अलग अलग विटामिन हैं उनके क्या क्या सोर्सेस हैं, यानी कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों से किस किस टाइप के विटामिन की पूर्ति होती है, इसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो विटामिन है इसको डिटेल में पढ़ा जाता है वाइटल अमीन, क्योंकि जब इसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे थे तब इन्होंने ये देखा था कि ये एक ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट है जिसकी ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर को नहीं चाहिए, लेकिन अगर उससे कम हो गई तो भी दिक्कत है, क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएंगी। अलग अलग विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती हैं सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में उसकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर इसका ओवरडोज हो गया तो भी दिक्कत है। विटामिन की अधिकता की वजह से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अमीन इसलिए क्योंकि अमीन ग्रुप हर एक विटामिन में इन्वॉल्व होता है। इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट ये हैं कि क्या इससे हमें एनर्जी मिलती है, क्या ये पानी में घुलते हैं कि फैट में घुलते हैं, क्या काम करते हैं, क्या हमारी बॉडी में खुद बनते हैं कि बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन इसके पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर आप ये देखें कि इस विटामिन जो शब्द है ये कॉइन किसने किया, किसने दिया, तो कैज़िमिर फंक ने। 1912 की बात है ये। इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो खोज जिसकी हो चुकी है इसको विटामिन कहते हैं। अब जो खोज का एक्चुअल क्रेडिट जाता है वो हॉपकिंस को जाता है, सी हॉपकिंस को। कई जगह पे इनका नाम हॉपकिंसन लिखा होता है। ये जो चीज़ें हमने आपको अभी अभी बताई इसको नेट पे मत खोजिएगा, क्योंकि इसके पहले काफ़ी सारे साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट रूप से विटामिन के ऊपर काम कर रहे थे। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो कुछ जानवरों को ऐसा खाना खिलाते थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तो पर्याप्त मात्रा में होता था, लेकिन फिर भी वो जानवर बीमार पड़ते रहते थे, तो उसका कारण खोजा जाता था। तो आपको नेट पे अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ऑफिशियल चीज़ है वो यही है कि शब्द दिया था फंक ने और खोज की थी हॉपकिंस ने, और हॉपकिंस को 1929 में फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो विटामिन जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, यानी कि जितनी निर्धारित मात्रा है हर एक विटामिन के लिए उतनी ही चाहिए। कम है तो दिक्कत, ज़्यादा है तो दिक्कत। लेकिन क्या इससे हमें एनर्जी मिलती है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। अब क्या ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं या बनते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ विटामिन बन सकते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं। जो ये विटामिन ए, डी, ई और के हैं ये हमारे लिवर में स्टोर होते हैं, जिनमें से जो विटामिन ए है ये येलो और रेड कार्टिनॉइड जो पिगमेंट हैं इसकी वजह से ये बन भी सकते हैं लिवर में।
तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से विटामिन लीवर में स्टोर होते हैं, कौन कौन से बनते हैं, और सारे विटामिन ना तो हमारी बॉडी में बन सकते हैं ना स्टोर हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आंसर आपको मिल गया होगा कि क्या विटामिन का निर्माण हमारी बॉडी में होता है या नहीं। तो सारे विटामिन बॉडी में बनते नहीं हैं, तो जाहिर है कि हमें कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ जरूरी चाहिए होंगे जिससे विटामिन हमारे शरीर में बन पाएँ बाहर से। तो क्या सिर्फ खाने पीने से विटामिन की पूर्ति हो सकती है? क्या सफिशिएंट है खाना पीना? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो विटामिन डी है ये सिर्फ खाने पीने से नहीं मिल सकता। इसके लिए हमको धूप में खड़े रहना होगा। जी हाँ, हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन करके, ये सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद विटामिन D3 हमारी बॉडी में बनता है। और यही विटामिन D3 जो है ये हमारी आंतों में जो कैल्शियम है, छोटी आंत का काम जैसा कि आप जानते हैं खाने से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, तो उसमें से जो कैल्शियम है ना वो छोटी आंत तभी एब्जॉर्ब कर पाएगी जब हमारे शरीर में विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में होगा, नहीं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। नेक्स्ट आते हैं कि विटामिन किस में घुलते हैं। तो दो चीज़ों में घुल सकते हैं, अलग अलग विटामिन होते हैं इसके लिए, एक वाटर में दूसरे फैट में। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन 2 होते हैं, बी, इसके सारे कंपोनेंट B1 B2 अप टू B12 जितने भी हैं सब वाटर में घुल जाते हैं, और सी। अब याद रखने की ट्रिक क्या है, पानी के साथ BC ना करो नहीं तो डूब जाओगे, ऐसा सुनते हैं ना जब हम लोग तैरने जा रहे होते हैं। तो बस यही है कि विटामिन बी और सी हैं ये पानी में घुलते हैं, बाकी जो A, D, E और K हैं ये कहाँ घुलते हैं? तो फैट में। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, कीड़ा मोटा है, यानी A, D, E, K फैट में घुल जाते हैं विटामिन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट और कंसेप्ट हैं विटामिन से रिलेटेड वो हम लोग कवर कर चुके हैं। कोई दिक्कत लगे आपको, कहीं ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इस डे वाइज सीरीज़ का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ जरूर लगाइएगा। जो पेड वाले देख रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज़ उनके टाइम के हिसाब से मिलती रहती है टेलीग्राम ग्रुप में और ऐप में, और जो नए लोग हैं वो चाहें तो ऐप से टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाके ज्ञान सर इस तरीके से आप टाइप कीजिएगा तो उस दिन का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। 10 से लेकर 50% तक का डिस्काउंट होता है अलग अलग दिनों के ऊपर। आज के दिन का जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है अलग अलग विटामिन के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। तो जिसके सोर्स मोस्ट ऑथेंटिक है कि हाँ ये वाला विटामिन इसी में पाया जाता है, तो वो सारे विटामिन हमने दिए होंगे, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि B1 B2 के बाद B3 B5 ये सब कहाँ गए। तो उनके कोई अलग से खास सोर्सेस नहीं होते, इन्हीं सबसे मिल जाता है। अब यहाँ से आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ऑडियो फॉर्म में वही जानकारी देंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। अब ये देखिए जो कॉड लिवर ऑयल है ये विटामिन A और D दोनों का सोर्स है। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन A D दोनों पाए जाते हैं। और जितनी भी हरी सब्जियां हैं और जो लाल भी है जैसे गाजर तो विटामिन A के लिए, तो गाजर, दूध, अंडे, मक्खन ये सब विटामिन A। बाकी जितनी भी हरी सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हैं, ये सब विटामिन B1 से लेकर B9, क्योंकि हैं तो सब B के ही कंपोनेंट। और जितने भी खट्टे फल हैं जैसे आंवला, संतरे, नींबू, ये सब विटामिन C के सोर्सेस हैं, साथ में हरी मिर्च भी। उसके अलावा D के बारे में आपने कहानी अभी देख ही ली है, क्या इसका सीन होता है। सनलाइट सबसे पहले चाहिए, साथ में जो अंडे और चीज़ हैं वो भी चाहिए। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे आंतों के जो बैक्टीरिया है ना वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? विटामिन B12 और K को रिलीज़ करने में। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अब भाई हम बात करेंगे जितने भी हमारे यूपी PCS में MCQ आए हैं उनकी। सबसे पहला है असर्शन रीजन से, जिसमें असर्शन है कि हमारे शरीर में जितने भी विटामिन है वो खुद ही बन जाते हैं क्या? सारे विटामिन? तो बिल्कुल भी नहीं। और प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें विटामिन चाहिए होते हैं, ये तो खैर सही है। तो यहाँ से रीज़न सही है, असर्शन फॉल्स है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सेम चीज़ आप हिंदी में भी देख सकते हो कि मानव शरीर सारे विटामिन खुद ही बना लेता है क्या? तो ये तो गलत है। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा नहीं मैच कर रहा है, तो जो गलत ऑप्शन है ना वो चुनना है हमें। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन C का सोर्स हैं, A का नहीं। ये यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है। तो ट्रिक क्या थी हमारी? BC, A, D, E ये नहीं घुल पाएंगे, B घुल जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध, अंडा और चीज़ ये किस चीज़ के सोर्स होते हैं? तो जितने भी दूध से रिलेटेड चीज़ें हैं वो विटामिन A और साथ में D भी, क्योंकि D विटामिन जो है इसके साथ ये नहीं होता कि आप सिर्फ धूप में खड़े हो जाइएगा तो मिल जाएगा, फूड सप्लीमेंट भी चाहिए A और D। एक बार फिर से देखिए कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, तो बस वही ट्रिक याद रखिए, BC। तो ये देखिए B।
इसके बाद है कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनसे हमारे शरीर को मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, तो ये तीनों ऑप्शन चले जाएंगे, ये यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, विटामिन और सोर्स को मिलाना है हमें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो कॉड लिवर ऑयल है ये ए या तो डी में पाया जाता है, तो ए तो है नहीं, तो डी अपने पास है, बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन चले गए। इसके बाद विटामिन सी, खट्टे फल याद रखिएगा इसके लिए, या तो हरी मिर्च, तो ये जो डी है इसका 2 हो जाएगा, तो डी का 2, तो ऑप्शन भी यहाँ से डी मैच कर रहा है। इसके बाद देखिए कौन सा विटामिन है जो कि बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो सी, विटामिन बी सी पानी में घुलनशील है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं एक्सक्रीशन के टाइम पे, जब आप बाथरूम जाते हो तो निकल जाते हैं ये, इसीलिए इनकी कमी ज़्यादा होती है। ए डी ई के की इतनी जल्दी कमी नहीं होती क्योंकि वो लीवर में स्टोर रहते हैं कई बार, तो बी यहाँ से सही हो गया। यहाँ देखिए गोल्डन चावल किस विटामिन का सोर्स है, तो जितने भी हमारी करंट अफेयर्स में चर्चित क्रॉप्स होती हैं, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो या फिर कुछ अलग टाइप की हो जिसको जीआई टैग मिल रखा हो, तो उसमें ये देख लिया करिए कि वो किस विटामिन का सोर्स है। तो गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसमें होता है बीटा कैरोटीन जो कि सहायक होता है विटामिन ए के फॉर्मेशन में। इसके बाद कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनको सपोर्टिव डाइटरी फैक्टर कहा जाता है, तो विटामिन, इसकी परिभाषा ही यही होती है। विटामिन सी किस चीज़ में मदद करता है, तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए। हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है ना, उसकी कमी ज़्यादा करके तभी होती है जब विटामिन सी आप पर्याप्त मात्रा में ना ले रहे हो। ये देखिए आज का जो वीडियो के एंड वाला MCQ है वो, इसका आंसर यहाँ नहीं बताया जाएगा, आपको कमेंट करना होगा। स्टेटमेंट आपके सामने है कि विटामिन हमको सिर्फ छोटी मात्रा में ही चाहिए होता है, क्या ये सही है या गलत है, ये ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा क्या करना है। इसके बाद है कि सिर्फ प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेने से, अच्छा खाने पीने से विटामिन की कमी पूरी हो जाती है, क्या ये सफिशिएंट है या फिर कुछ और भी चाहिए विटामिन के लिए, बताइए ज़रा। ये सेम क्वेश्चन आप हिंदी में भी देख सकते हो कि कम मात्रा में विटामिन चाहिए और उचित खाने पीने से विटामिन हमेशा मिल जाते हैं क्या, बताइए। ये जो MCQ हमने बनाया है ना, इसी टाइप के MCQ हमारी टेस्ट सीरीज़ में कवर होते हैं, जो कि आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं।